हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मज़र खान। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल वेब दोस्त। तो आइए दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो पहले थोड़ा थियरी देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे। ऑल HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स। हर HTML एलिमेंट का, जिसको हम टैग बोलते हैं, टैग भी कहते हैं, एलिमेंट्स भी कहते हैं उन्हें, तो उन सारों के ना अपने एक एट्रीब्यूट होते हैं। एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स। एट्रीब्यूट जो होते हैं वो एलिमेंट की एडिशनल इन्फॉर्मेशन को बताते हैं। एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्ट टैग। जैसे कि हमने देखा था कि HTML में जो टैग होते हैं, एक स्टार्टिंग टैग होता है और एक एंडिंग टैग होता है, जिसे हम क्लोज टैग कहते हैं। बट एट्रीब्यूट्स जो है गाइस, वो हमेशा स्टार्टिंग टैग्स पे ही अप्लाई होते हैं। एट्रीब्यूट्स यूजुअली कम इन नेम वैल्यू पेयर, लाइक नेम वैल्यू। हाँ जी दोस्तों, तो एट्रीब्यूट्स जो होते हैं उनमें एक नेम होता है और एक उनकी वैल्यू होती है। मतलब उनका एक तो उनकी आइडेंटिटी होती है जो कि नेम होती है, और वैल्यू मतलब उनका टास्क होता है कि वो क्या टास्क परफॉर्म करने वाले हैं, इस तरीके से। तो आइए दोस्तों, इसका थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं हमारी। हाँ, तो पहले आता है द href एट्रीब्यूट। द a tag defines hyperlink. The href attribute specifies the URL of the page the link goes to। हाँ दोस्तों, तो अगर आपने देखा होगा बहुत सारे वेब पेजेस पे, बहुत सारी वेबसाइट्स पे, जैसे हम यहाँ देख लेते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ विकिपीडिया का। जैसे कि दोस्तों ये देखिए, ये लिंक है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हम विकिपीडिया की साइट पर चले जाएंगे। तो आज हम देखेंगे हाइपर लिंक हम कैसे क्रिएट करते हैं और उसमें कौन से एट्रीब्यूट्स लगते हैं, सारा कुछ हम आज देखेंगे। तो हम आ जाते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे सीधा। ये देखिए दोस्तों, ये बेसिक स्ट्रक्चर है जिसका मैंने आपको, हम पहले वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो आइए अब हम पहले इसका टाइटल देते हैं, HTML एट्रीब्यूट्स। दोस्तों ये टाइटल है, ये वेबसाइट में शो नहीं होगा, ये ऊपर टैब में शो होगा, जैसा कि आपको पता ही है। तो पहले हम H1 टैग ले लेते हैं। ये H1 टैग ले लिया, इसको हम देंगे हेडिंग। फिर एक P टैग ले लेते हैं, इसमें हम डमी डेटा इंसर्ट करेंगे ताकि थोड़ा स्ट्रक्चर, वेब पेज का स्ट्रक्चर थोड़ा दिखे बढ़िया। इस वजह से हम थोड़ा डमी टैग्स के साथ एग्जाम्पल करेंगे। ओके, तो हाँ, ये हेडिंग मिल गई। इसको हम कॉपी करते हैं और हमारे एडिटर में जाके हेडिंग में इसको पेस्ट करते हैं। ये इसको पेस्ट कर दिया। एक मिनट गाइस, थोड़ा, हाँ ठीक है। अब पैराग्राफ की जगह पैराग्राफ को उठाते हैं। जैसे ये एक पैराग्राफ है, इतना बड़ा नहीं उठाएंगे, स्टार्टिंग में छोटा पैराग्राफ लेते हैं। एक मिनट गाइस, क्या हो रहा है गाइस? तो ये पैराग्राफ कंट्रोल सी, यहाँ से हमने पैराग्राफ को कॉपी किया और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट किया। गाइस कोड ना हमेशा वेल फॉर्मेटेड वे में लिखिएगा, उससे क्या है, आसानी होती है हमको समझने में भी और लिखने में भी। तो गाइस हमने एक हेडिंग लिखी और एक पैराग्राफ लिखा। आइए इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। तो दोस्तों ये इतना हमने बनाया, ये हम आगे भी देख चुके थे दोस्तों। और आज मैं आपको एक टैग के बारे में बताता हूँ, क्लोजिंग टैग जो होता है। जैसे ये पी पैराग्राफ जो है हमारा, इसको हमने कॉपी कर लिया कंट्रोल सी से। फिर इसके बाद हम इसको इसके नीचे पेस्ट करते हैं कंट्रोल वी से। ठीक है दोस्तों, अब इसको सेव करते हैं और इसका हम देखते हैं प्रीव्यू। ये देखिए, अब थोड़ा वेल फॉर्मेटेड वे में लग रहा है। हाँ, तो अब हम आते हैं अपने एट्रीब्यूट्स पे। एंकर टैग, तो द एंकर टैग डिफाइंस हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का मतलब दोस्तों यही होता है जो मैंने आपको बताया कि आप गूगल पे जाते हो, कोई भी वेबसाइट का नाम लिखते हो, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो
आपको दूसरे या उसके एड्रेस, उसका जो टारगेट यूआरएल होता है जो उसमें इनबिल्ट होता है, आपको उस पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। आप उस लिंक पे क्लिक करके आप दूसरी जगह जाते हैं, उसको हाइपर लिंक कहते हैं दोस्तों। ये जो दिखाई दे रहा है हमको, देखिए हाइपर लिंक पे जाते ही हमारा कर्सर चेंज हो जाता है, जो पॉइंटर होता है उससे हैंड का लोगो हो जाता है, मतलब ये एक हाइपर लिंक है। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि हम हाइपर लिंक को कैसे क्रिएट करते हैं। दोस्तों हाइपर लिंक को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको एंकर टैग की ज़रूरत पड़ती है। एक ए टैग होता है, ये दोस्तों ए टैग है, इसे एंकर टैग भी कहते हैं। इसकी वजह से, इसकी मदद से ही आप हाइपर लिंक बना सकते हैं। तो पहले हम आपको बताएंगे, आपको जैसे हमको विजिट गूगल पे जाना हो तो हम यहाँ लिखेंगे विजिट गूगल, ये हमने नाम लिख दिया। सेव करते हैं और सीधा देखते हैं इसका प्रीव्यू। ये देखिए विजिट गूगल। देखिए दोस्तों हमारी हाइपर लिंक बन चुकी है, वो हैंड का लोगो भी आ गया है और उस पर कर्सर भी चेंज हो रहा है। बट इस पर आप क्लिक करोगे तो ये वर्क नहीं करेगी, क्योंकि दोस्तों हमने हाइपर लिंक तो बना दी है बट उसको एड्रेस हमने असाइन नहीं किया है। अब एड्रेस क्या होता है? एड्रेस मतलब इस लिंक पे क्लिक करने के बाद यूज़र कहाँ जाएगा आपको वो डिफाइन करना है। तो वो एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। जैसे हम डाल देते हैं गूगल का एड्रेस, ये रहा दोस्तों गूगल का ये एड्रेस है, यूआरएल है, इसे यूआरएल कहते हैं, एड्रेस भी बोल सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। अब देखिए हमने इसको सेव किया। देखिए दोस्तों अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए दोस्तों हम गूगल पे रीडायरेक्ट हो चुके हैं। तो इसे कहते हैं दोस्तों हाइपर लिंक। हाइपर लिंक में पहले आपको जो एंकर टैग होता है, एक बार मैं और आपको रिवीजन करवा देता हूँ। ये जो एंकर टैग होता है दोस्तों, ये हाइपर लिंक्स के लिए तैयार बनाया गया है। आप एंकर टैग का यूज़ तभी करेंगे जब आपको लिंक बनानी हो। और दोस्तों ये जो, ये देखिए, और ये जो हमारा ये एच ये हमारा एट्रीब्यूट है, जिसके बारे में हमने बात की कि एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो, एक मिनट आपको मैं फिर से थोड़ा रिवीजन बता देता हूँ जिससे आपको एकदम कंफर्म आइडिया आ जाए। देखिए, द एंकर टैग डिफाइंस अ हाइपरलिंक, द href एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द यूआरएल ऑफ द पेज द लिंक गोज टू। तो देखिए दोस्तों ये जो हमारा एंकर टैग था, ये एक, ये जो एंकर टैग है ये हाइपर लिंक को डिफाइन कर देता है। फिर उसके बाद ये जो href है ये उसका एट्रीब्यूट है, जो इस लिंक को विजिट करने के बाद कहाँ भेजना है ये उसका एड्रेस हमको यहाँ पे डालना होता है। तो इस तरीके से दोस्तों हम एंकर टैग बनाते हैं, इस तरीके से दोस्तों हम लिंक्स को बनाते हैं। आप ऐसी चाहे कितनी भी लिंक्स बना सकते हैं, इस तरीके से हम लिंक को बनाते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट कौन सा है, द SRC एट्रीब्यूट। ओके दोस्तों, दोस्तों ये SRC एट्रीब्यूट जो है वो इमेज के लिए यूज़ होता है। अगर हमको हमारे डॉक्यूमेंट में इमेज इंसर्ट करनी हो, या हमारे सिस्टम से लेनी हो, या हमें किसी एक्सटर्नल वेबसाइट से लेनी हो, वो सारा कुछ अब हम यहाँ पे सीखेंगे। तो दोस्तों इमेज टैग देखिए, द इमेज टैग इज यूज टू एम्बेड एन इमेज in an HTML page. The SRC attribute specifies the path to the image to be displayed. देखिए दोस्तों ये भी बिल्कुल एंकर टैग की तरह ही है, इसमें भी इमेज टैग होता है जो HTML डॉक्यूमेंट को, मतलब इमेज इंसर्ट करने के लिए जो टैग बनाया गया है। बट इसमें भी एक एट्रीब्यूट होता है SRC एट्रीब्यूट, जिसे सोर्स भी कहते हैं। SRC एट्रीब्यूट जो होता है वो एड्रेस एड्रेस असाइन करता है कि इमेज जो हमको लानी है वो किस एड्रेस से लानी है। तो यहाँ पे वो SRC मतलब ये उसका सोर्स होता है। तो आइए एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसको हम सीधा उठा लेते हैं यहाँ से, और आइए अब हम सीधा हमारे कोर एडिटर पे चलते हैं। ये पैराग्राफ है, इसके नीचे हम एक इमेज लेंगे, तो ये कंट्रोल V, ये इमेज टैग है हमारा दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे कि ये तो मैंने आपको समझा दिया कि इमेज टैग जो होता है वो इमेजेस को एम्बेड करने के लिए यूज़ होता है, और जो SRC है वो इसका एट्रीब्यूट है। इस SRC में हम जो एड्रेस असाइन करेंगे ये वही एड्रेस से इमेज को लेके आएगा, ठीक है ना। तो अब बात आती है इमेज की, तो हम आपको बता देते हैं कि हमने जो है ये जो HTML ट्यूटोरियल का प्रोजेक्ट बनाया है मैंने, उसमें आप देखेंगे कि एक फर्स्ट नाम का फोल्डर है, फाइल है, जिस फाइल पे हम अभी कोड कर रहे हैं, और ये रोज नाम का हमारे पास इमेज है। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करें, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, आप एक फोल्डर वाइज चलिए। जब भी आप फोल्डर बनाएंगे तो आपको सारी फाइल उसी फोल्डर में रखनी है, और आपके इमेजेस भी आप उसी फोल्डर में रखें। इससे क्या होगा, आपको उसको उसको एड्रेस असाइन करने में, उसको सोर्स असाइन करने में आपको आसानी होगी काफ़ी। देखिए जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अब देखिए हमने इमेज जो है हमारे सेम फोल्डर में रखी है, मतलब एक ही डायरेक्टरी है, ये डायरेक्टरी मीन्स फोल्डर होता है गाइस। तो हम, हमारा जो मेन फोल्डर है उस फोल्डर का नाम है HTML ट्यूटोरियल।
उसी फोल्डर के अंदर हमारी फाइल भी है और उसी फोल्डर के अंदर हमारी इमेज भी है। तो गाइस हम सीधा यहाँ पे हमारी इमेज का नाम लिख देंगे, जैसे कि यहाँ हमने लिख दिया rose.jpg। ठीक है गाइस, ये हमने हमारी इमेज का नाम लिख दिया। दोस्तों एक्सटेंशन आपको हमेशा याद रखना है और एक्सटेंशन हमेशा आपको सही लिखना है, वरना आपकी इमेज जो है वो लोड नहीं होगी। ओके गाइस, तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो देखिए हमने इस तरीके से हमने अपनी इमेज का नाम इंसर्ट कर दिया है। और अब हम चलते हैं, एक मिनट गाइस, हमारी फाइल, हाँ ये रही हमारी फाइल। देखिए गाइस, ये हमारी इमेज एम्बेड हो चुकी है, हमारी इमेज डॉक्यूमेंट में आ चुकी है, हमारे वेब पेज में आ चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इमेज को एम्बेड करते हैं, इस तरीके से बड़ा ही आसान है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपकी इमेज जो है वो आपके रूट फोल्डर मीन्स के आपके प्रोजेक्ट फोल्डर में नहीं है, अगर वो किसी बाहर फोल्डर में, अगर वो डाउनलोड्स के अंदर है, तो आपको पहले डाउनलोड्स इस तरीके से लिखना पड़ेगा, फिर एक फॉरवर्ड स्लैश देंगे जिससे पता चलेगा कि डाउनलोड फोल्डर के अंदर एक फोल्डर है इमेजेस। फिर अगर उस इमेजेस के अंदर है तो आपको इस तरीके से नाम लिखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, पूरा एड्रेस आपको डिफाइन करना है, पूरा आप एड्रेस डिफाइन करेंगे तभी वो इमेज को लोड कर पाएगा, वरना आपका इमेज जो है वो लोड नहीं होगा, आपका इमेज नहीं डिस्प्ले होगा। तो इसीलिए दोस्तों मैं रिकमेंड करता हूँ, आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, जिस फोल्डर पे आप काम कर रहे हो, आप उसी फोल्डर में अपनी सारी इमेजेस को रखें, जिसके आपको पाथ देने में भी आसानी होगी। क्योंकि अगर आप जहाँ रखेंगे आपको पूरा उसका यूआरएल देना पड़ेगा। जैसे मैंने ये जो यूआरएल अभी टाइप किया, ये एक डमी यूआरएल है। तो इस यूआरएल का मतलब है डाउनलोड्स नाम के फोल्डर में एक इमेजेस नाम का फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर हमारी rose.jpg नाम की इमेज है। अगर आप किसी अदर फोल्डर में रखते हैं तो आपको इस तरीके से उसका पूरा यूआरएल, उसका पूरा सोर्स फोल्डर या पूरा कहो आप एड्रेस, उसका आपको पूरा देना। यूआरएल नहीं बोल सकते गाइस इसको, ये सोर्स है। तो इसको पूरा, उसको सोर्स आपको पूरा एड्रेस उसको आपको देना पड़ेगा। लेकिन हमने सेम फोल्डर में रखा है, जिससे हम सीधा ओनली rose.jpg टाइप करेंगे, सेव करेंगे, तो हमारा इमेज जो है डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक्सटेंशन की बात अगर हम करते हैं, देखिए ये इमेज का जो एक्सटेंशन है, मैं आपको एक बार इमेज फिर से दिखा देता हूँ। हमारी जो इमेज का एक्सटेंशन है, ये देखिए, टाइप में देखिए आप जेपीजी फाइल है, तो आपने यहाँ भी जेपीजी लिखना है। अगर मैं जेपीजी की जगह पीएनजी कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, आपको बताने के लिए, ये मैंने सेव किया और अब हम गए हमारे वेब ब्राउज़र में। जैसे हम रिफ्रेश करते हैं, देखिए दोस्तों इमेज जो है लोड नहीं होगा, क्योंकि हमने उसका जो फाइल फॉर्मेट है वो उसको सही नहीं बताया, हमने गलत फॉर्मेट यूज़ किया है, इस वजह से इमेज नहीं लोड होगा। तो इसलिए दोस्तों आपको इसका भी ध्यान रखना है। एक तो आपको अपने मतलब जो इमेज का लोकेशन है उसका ध्यान रखना है, और ऊपर से उसका जो एक्सटेंशन है उसको भी आपको प्रॉपर ही लिखना है। सॉरी, मैं डॉट लगाना भूल गया, .jpg। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से हमने इमेज टैग को हम यूज़ करते हैं। दोस्तों इमेज टैग का यूज़ मैं आपको बता दूं, इमेज टैग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए इमेज एक बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन होता है। इमेज के थ्रू हम यूज़र को या रीडर को अपने आसानी से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं हम क्या कहना चाहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा इमेज टैग। आते हैं हम अपने नेक्स्ट एट्रीब्यूट की ओर, देखते हैं हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट कौन सा है। ओके, इमेज सोर्स एट्रीब्यूट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। हाँ, तो देयर आर टू वेज टू स्पेसिफाई यूआरएल इन द एसआरसी एट्रीब्यूट। हाँ दोस्तों, एक बात और है इसमें कि ये जो एसआरसी हमने लिखा है, इसमें हम दो टाइप के यूआरएल भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, यूआरएल मतलब अगर आपको कोई इमेज यहाँ पे, कोई इमेज आपको शो करवानी हो अपने प्रोजेक्ट में जो आपके सिस्टम में नहीं है, आप किसी और वेबसाइट से उसको लाके यहाँ शो करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यूआरएल का यूज़ करेंगे। उसमें भी दो प्रकार के यूआरएल होते हैं दोस्तों, आइए मैं आपको बताता हूँ। एक होता है एब्सोल्यूट यूआरएल लिंक टू एन एक्सटर्नल इमेज दैट इज होस्टेड ऑन अनदर वेबसाइट, एग्जांपल सोर्स वेबसाइट यूआरएल। ठीक है दोस्तों, एब्सोल्यूट यूआरएल का मतलब ये होता है कि आप किसी और की वेबसाइट में से इमेज को शो करवाना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, और दूसरा आता है रिलेटिव यूआरएल। अब रिलेटिव यूआरएल का मतलब होता है लिंक टू एन इमेज दैट इज होस्टेड विद इन द वेबसाइट। ओके दोस्तों, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी खुद की वेबसाइट है, ठीक है, और आपने अपनी वेबसाइट में या अपने फोल्डर में ही आपने इमेज रखी हुई है, तो आप उसको सेल्फ कैसे दे सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये जो हमने देखा था, मैंने आपको पहले एग्जांपल में इसका डेमो बताया था। जैसे मैंने आपको बोला था कि आपको पूरा एड्रेस देना है, तो ये उस तरीके का ही है। अगर आपके सिस्टम में ये चीज़ पड़ी हुई है तो आपका रिलेटिव यूआरएल होता है। अगर आपकी वेबसाइट में ही वो फोटो
है तो वो भी आपका रिलेटिव यूआरएल होता है दोस्तों। तो इस तरीके से आप रिलेटिव यूआरएल तो हम देख चुके हैं। आइए अब हम आपको एब्सोल्यूट यूआरएल जो है इसका हम आपको एग्जांपल बता देते हैं एब्सोल्यूट यूआरएल का। तो अब हम इसको यहाँ से, अब हम जो है सिस्टम की जो हमारे पास इमेज पड़ा हुआ है रोज, अब इमेज उसको अब हम यूज़ नहीं करेंगे, हम एक्सटर्नल इमेज को यूज़ करेंगे। तो ये दोस्तों मैं एक वेबसाइट पर देता हूँ आपको। हाँ दोस्तों, ये देखिए, ये अनस्प्लेस वेबसाइट है दोस्तों। इसमें आप एचडी क्वालिटीज़ के फ़ोटोज़ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। आपको प्रोजेक्ट में के लिए फ़ोटोज़ चाहिए हो, अगर आपको कोई भी टाइप के फ़ोटो चाहिए हो, आपको आपको फ़ोटो मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं टाइप करता हूँ फ्रूट्स, तो देखिए आप कितने सारे फ्रूट्स के इमेजेस आ जाएंगे दोस्तों। ये बिल्कुल फ्री है, एचडी क्वालिटी में इनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बोनस रहेगा आज की वीडियो के लिए। ये वेबसाइट जो है एनस्प्लेस, आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए दोस्तों अब हम टॉपिक पे आते हैं। अब हम कैसे यूआरएल को यूज़ करेंगे इन इमेज के। देखिए दोस्तों, तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं इमेज पे, देखिए तो ये हमारा इमेज जो है ओपन हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी, हम शेयर पे जाएंगे, लोड हो रहा है। ठीक है दोस्तों, शेयर में इसमें लिंक का ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं। देखिए आपने जैसे ये इमेज को आपने ओपन कर ली, ठीक है, ये इमेज आपने जो ओपन कर ली ना, इसके ऊपर जो आपको यूआरएल दिख रहा है ना, वही इस इमेज का यूआरएल है। आपको कंट्रोल सी दबा के इसको कॉपी कर लेना है। फिर आपने आना है अपने इमेज टेग के अंदर और इसको पेस्ट कर देना है दोस्तों। मैं आपको रिफ्रेश करता हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको प्रीव्यू। पर दोस्तों मैं एक बात आपको बता दूँ कि ये जो हम यूज़ कर रहे हैं वाया यूआरएल, इसके लिए एक रिक्वायरमेंट है, आपके सिस्टम में इंटरनेट होना चाहिए तभी ये लोड करेगा, क्योंकि ये कहीं और से इमेज ला रहा है। एक मिनट दोस्तों, कोई इशू आ गया लगता है। हेलो दोस्तों, तो जो इशू आ रहा था हमको कि हमारा इमेज लोड नहीं हो रहा था एक्सटर्नल लिंक से जो हम फेच कर रहे थे, तो उसमें मसला ये था दोस्तों कि हमारा जो यूआरएल था, जो हम यूआरएल दे रहे थे सोर्सेस एसआरसी में, सोर्स में, तो वो यूआरएल में इशू था। तो अभी हमने उसको ठीक कर लिया है। आइए हम देखते हैं, आपको बता देते हैं कि आपको किस तरीके से करना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको पहले से बताता हूँ। जैसे ये अनस्प्लेस वेबसाइट है जहाँ से मैंने आपको बताया, आप यहाँ से फ्री इमेजेस आराम से गेट कर सकते हैं। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल ये एक इमेज है, इसको हमने क्लिक किया। अब देखिए दोस्तों, जब ये इमेज खुल जाती है तो इस इमेज पर हम जैसे ही राइट क्लिक करते हैं अपने माउस की राइट क्लिक, तो उसके बाद आता है कॉपी इमेज एड्रेस। ये देखिए कॉपी इमेज एड्रेस, इसको हम कॉपी कर लेंगे। जैसे हम इसको कॉपी करेंगे, फिर हम सीधा अपने कोड एडिटर में जाएंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये जो था, ये इसका प्रॉपर एड्रेस है दोस्तों। तो इस एड्रेस को इन करने के बाद, इसमें इंसर्ट करने के बाद, अब हम सीधा इसको, एक मिनट गाइस मैंने इसको सेव नहीं किया। आप जब भी कोई चेंजेस करें, आप कंट्रोल एस दबा के इसको सेव कर दें। ओके दोस्तों, तो हमने इसको सेव कर दिया। आइए अब हम हमारे वेब पेज में चलते हैं। देखिए ये पुरानी इमेज है जिसमें मैंने डेमो किया था। अब ये देखिए हमने जो नई इमेज आई है, ये हमारी जो इमेज इंसर्ट हो चुकी है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से हमने जो इमेज को इंसर्ट किया है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से। ये एब्सोल्यूट यूआरएल की वजह से किया है, ठीक है ना। एब्सोल्यूट यूआरएल का मीन्स यही होता है कि आप किसी अदर साइट से आप इमेज को यूज़ कर सकते हैं। बट दोस्तों इसमें देखिए, इसमें एक ये भी है, आपके लिए नोट्स भी दी गई है कि एक्सटर्नल इमेजेस माइट बी अंडर कॉपीराइट इफ यू डू नॉट गेट परमिशन टू यूज इट। तो दोस्तों इसीलिए मैंने आपको अनस्प्लेस वेबसाइट बताया कि इसके सारे इमेजेस फ्री हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। कमर्शियल यूज़ के लिए भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई कॉपीराइट का मसला नहीं आएगा। ऐसे अभी आप बिगिनिंग लेवल पे भी आप सीख रहे हैं, अभी आपको कॉपीराइट का कोई इशू नहीं है। बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप किसी और के फोटोज़ या वीडियोज़ को आप विदाउट परमिशन यूज़ नहीं कर सकते। तो उन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारे, ये हमने हमारी जो इमेज है उसको इंसर्ट जो है प्रॉपरली कर लिया है, वो भी एक एब्सोल्यूट यूआरएल की वजह से। ये इमेज ना हमारे पास है, ना हमारे सिस्टम में है, ना हमारे फोल्डर में हमने इसको डाउनलोड की है। इसको हम सिर्फ एक यूआरएल के थ्रू अपनी साइट पे लेके आ रहे हैं एब्सोल्यूट यूआरएल की मदद से। तो आइए दोस्तों, अब हमारा चलते हैं अपने नेक्स्ट एट्रीब्यूट की ओर। ये तो हमने देख लिया रिलेटिव यूआरएल, तो आपको पता ही है जो भी हमारा रिलेटिव यूआरएल था, जो हमने ऊपर पहले एग्जांपल में हमने यूज़ किया, जो हम हमारे फोल्डर में, हमारी डायरेक्टरी में, हमारे सिस्टम में या हमारे सर्वर में जो भी इमेजेस रखते हैं, जो इमेजेस हमारे पास हैं, उसका जो हम पाथ देते हैं या उसका जो सोर्स देते हैं, हम उसको हम कहते हैं रिलेटिव यूआरएल थ्रू। तो ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट है हमारा द विथ एंड हाइट एट्रीब्यूट्स। ओके दोस्तों, तो इसमें ये होता है कि द इमेज टैग शुड ऑल्सो कंटेन द विथ एंड हाइट एट्रीब्यूट्स विच स्पेसिफाइज द विथ एंड हाइट ऑफ एन इमेज इन पिक्सल्स। दोस्तों जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल, ये जो इमेज हमने इंसर्ट की, अगर आपको इसकी हाइट या विथ आपको अपने हिसाब की करनी हो, तो आप इसमें हाइट और विथ का एट्रीब्यूट जो है वो उसको आप ऐड कर सकते हैं इस तरीके से।
हाइट और विथ का आपको एट्रीब्यूट को इस तरीके से हम इसको कंट्रोल सी कर लेते हैं ताकि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और हम डायरेक्ट इस टॉपिक पे देखिए दोस्तों। जैसे आपने फॉर एग्जांपल ये हमने इमेज टैग लिया, फिर हमने पहला एट्रीब्यूट अपना एसआरसी को इसमें इनबिल्ड किया। एसआरसी मतलब जिसमें हमने उसको पाथ दिया, एड्रेस दिया कि कहाँ से आपको इमेज लेके आनी है। अब जो है इमेज आ चुकी है, उसके बाद अब हमको उसका हाइट और विथ असाइन करना है। तो हम स्पेस देके अपना हाइट और विथ को कॉपी कर, देखिए दोस्तों आपको विथ इस तरीके से लिखना है, ये आपका एट्रीब्यूट का नेम है, तो नेम हमेशा आप इस तरीके से लिखते हैं और जो उसकी वैल्यू होती है वो आप उसको डबल कोट्स में लिखते हैं, इसे डबल कोट्स कहते हैं, तो आप इसको डबल कोट्स में लिखते हैं। फिर उसके बाद आपको एक मिनट इसको वापस, हाँ, उसके बाद आपको एक स्पेस देना है। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट एट्रीब्यूट हाइट का लिखना है आपको। फिर उसके बाद आपको इक्वल टू का साइन देके डबल कोटेशन मार्क्स में आपको फिर से उसकी वैल्यू लिखनी है, ठीक है। नेम वैल्यू पेयर जो आपको हमने पहले बताया था, होप आपको याद होगा। तो इस तरीके से फॉर एग्जांपल अब हम इसकी हाइट को चेंज करते हैं। इसकी हाइट हम लेते हैं 200 पिक्सल्स। देखिए दोस्तों ये डिफ़ॉल्ट में पिक्सल्स को ही रेंडर करता है, तो आप 200 लिखेंगे तो ये 200 पिक्सल्स ही होगा। और हम उसकी जैसे विथ हमने ले ली 200 पिक्सल और अब हम हाइट ले लेंगे 300 पिक्सल। अब हम इसको कंट्रोल एस से सेव करेंगे। अब हम सीधे जाएंगे अपने ब्राउज़र पे और देखिए अभी जो इसकी साइज़ है, अब इसकी साइज़ जो है वो चेंज हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों इसकी साइज़ जो है चेंज हो चुकी है। एक्चुअली हमने इसकी विथ कम असाइन की, इसलिए थोड़ा स्ट्रेच दिख रहा है। हम इसको थोड़ा ठीक करते हैं। आप अपने हिसाब से विथ असाइन कर ले सकते हैं। सॉरी ये तो हाइट है, हाइट बराबर है, हमको विथ प्रॉपर करना है, तो हम इसकी विथ जो है वो 500 कर देते हैं। आइए अब हम इसको देखते हैं। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से आप उसको हाइट और विथ असाइन कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। अपने आपको जो भी साइज़ रखनी हो आपके डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर के हिसाब से आप उसको साइज़ और विथ आप इसको दे सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों आप एचटीएमएल में एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं, इमेज टैग का आप यूज़ करते हैं, इमेज टैग में जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनका आप यूज़ करते हैं इस तरीके से। तो ये था दोस्तों हमारा इमेज टैग के इमेज टैग के रिलेटेड जो भी एट्रीब्यूट्स थे दोस्तों, ये हमारे आ चुके हैं। एक मिनट हम देख लेते हैं। एक एट्रीब्यूट अभी भी हमारा बाकी है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। एक होता है ALT मतलब अल्टरनेटिव टैग। फॉर एग्जांपल ये हमारा हाइट विथ हो गया। अब उसके बाद हमारा आएगा, हाँ, द ALT एट्रीब्यूट। द रिक्वायर ALT attribute for the image tag specifies an alternate text for an image if the image for some reason cannot be displayed. This can be due to slow connection or an error in the SRC attribute or if the user uses a screen reader. तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि ये जो ALT एट्रीब्यूट है जिसको हम अल्टरनेटिव टैग्स भी कहते हैं, इसको हम कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं और हम सीधे चलते हैं अपने सिस्टम पे। हाँ तो देखिए दोस्तों अब ALT टैग को आपको यहाँ पे आपको लास्ट में यहाँ पे आप इसको कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए यहाँ से। अब ALT में आप क्या कर सकते हैं, आप इस है ना आप इस इमेज को एक नेम असाइन कर सकते हैं। जैसे हमारा पाइनएप्पल का इमेज है तो मैं इसको लिख देता हूँ पाइनएप्पल इमेज। अब इससे क्या होगा दोस्तों कि ये जो इमेज है हमारी, हमने इसको एक पर्टिकुलर टैग दे दिया, इसको हमने एक नाम दे दिया। इन केस अगर ये इमेज लोड नहीं होती है, ठीक है, तो चलिए पहले मैं आपको ऐसे ही बिना बिना इसके मैं आपको हमने इसको कट कर लिया। अब यहाँ से हम इसको यूआरएल जो है इसको हम खराब कर देंगे, इसको एस हटा देंगे, मतलब इसका यूआरएल जो है अब ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि यूआरएल जो होता है प्रॉपर एड्रेस पे ही वर्क करता है। अब हमने इसका यूआरएल जो है उसको हमने छेड़ दिया, उसको हमने वो कर दिया। अब हम जाके देखेंगे तो हमारा इमेज जो हमको शो नहीं होगा क्योंकि हमारा जो एक मिनट यूआरएल में चेंजेस नहीं हुआ है हमसे। हम इसको पूरा HTTP हटा देते हैं। हाँ अब हम इसको जाके देखते हैं कि हमारा इमेज दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। हाँ तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो इमेज है वो नहीं लोड हो रहा है क्योंकि हमने जो यूआरएल्स थे उसके हमने उसमें छेड़छाड़ की, हमने उसका यूआरएल को वो कर दिया, हमने यूआरएल को ख़राब कर दिया, जिस वजह से अब ये प्रॉपर एड्रेस उसको नहीं मिल रहा है दोस्तों। तो अब इस केस में क्या होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट होता है वो एकदम से ब्लैंक हो जाता है। इन केस अगर आपकी मतलब अगर आपको कोई आइडेंटिटी देनी हो या यहाँ किस चीज़ की इमेज थी तो वो अब अगर आपको दिखाना हो तो आप ना यहाँ पे ALT टैग का यूज़ करेंगे। जैसे हम यहाँ पे आते हैं कंट्रोल V करते हैं, देखिए अभी यहाँ पे हमने लिख दिया पाइनएप्पल इमेज ALT टैग में, इसको हम अल्टरनेटिव टैग भी कहते हैं। अभी हमने पाइनएप्पल इमेज लिख दिया। अब हम जाते हैं अपने ब्राउज़र पे और अब हम इस इमेज को लोड करते हैं। इमेज तो नहीं लोड होगी दोस्तों बट वहाँ पे एक आइडेंटिटी आ जाएगी कि जिससे यूज़र को आइडिया हो जाए, आपको आइडिया हो जाए, देखने वाले को आइडिया हो जाए कि भाई ये जो है पाइनएप्पल की इमेज है या पर्टिकुलर किसी भी चीज़ की इमेज है ये जो लोड नहीं हो पाई है। तो ये एक आइडेंटिटी होती है और दोस्तों इसका मेन रोल SEO में भी होता है। SEO जो होता है वो हम आगे देखेंगे। हमारा
वेब डेवलपमेंट कोर्स में हम आगे एसईओ देखेंगे। एसईओ में भी ये काफ़ी हेल्पफुल है, ये गूगल को बताता है कि ये इमेज की किस चीज़ की इमेज है, क्योंकि गूगल जो है, जो गूगल के एल्गोरिदम होते हैं वो हमारे फोटोज़ को नहीं देख सकते, वो मशीन्स होती हैं, तो वो हमारे फोटोज़ जो होते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो ALT टैग के थ्रू ही करती है। तो दोस्तों ALT टैग का बहुत यूज़ है एसईओ में भी, और इस तरीके से भी आप उसको फर्दर यूज़ कर सकते हैं, इसके बहुत सारे बेनिफिट है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी सीरीज में, द स्टाइल एट्रीब्यूट। अब दोस्तों ये हम यहाँ पे एक नया एट्रीब्यूट आया है, स्टाइल एट्रीब्यूट। दोस्तों ये जो स्टाइल एट्रीब्यूट होता है, ये CSS में जब हम HTML के बाद जब हम CSS स्टार्ट करेंगे, तो CSS का मतलब ये होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, जिसमें हम स्टाइल्स बनाते हैं। बट यहाँ एक HTML का भी इनबिल्ड स्टाइल शीट है, इसको स्टाइल एट्रीब्यूट है, सॉरी, HTML का इनबिल्ड स्टाइल, सॉरी। तो दोस्तों यहाँ पे HTML का इनबिल्ड स्टाइल एट्रीब्यूट दिया गया है। अब हम इस स्टाइल एट्रीब्यूट की मदद से अपने एलिमेंट्स को स्टाइल देंगे। तो आइए अब हम इसको देखते हैं। तो पहले थोड़ा इसकी थियरी के बारे में आपको बता देता हूँ। द स्टाइल एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू ऐड स्टाइल्स टू एन एलिमेंट सच एज कलर, फॉन्ट साइज एंड मोर। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम चलते हैं। अब हमारे हमारे ये हमारा फॉर एग्जाम्पल ये हमारा हेडिंग है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हेडिंग है। अभी हेडिंग हमारा कैसा दिख रहा है आप देख सकते हैं। अभी हम इसको इसका प्रीव्यू दिखा देते हैं। पहले हम अपने इमेज को फिर से लोड करवा देते हैं। ये हमारा URL हो गया, ये हमारा इमेज लोड हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए ये जो हेडिंग है हमारी H1, ये हमारी जो हेडिंग है, मेन हेडिंग है हमारे जो डॉक्यूमेंट की। अब हम इसमें स्टाइल्स करेंगे। तो स्टाइल्स कैसे करते हैं हम, एट्रीब्यूट की मदद से दोस्तों, क्योंकि CSS से भी हम स्टाइलिंग करते हैं, जो CSS हम आगे देखेंगे। तो हम यहाँ HTML एट्रीब्यूट की मदद से कैसे स्टाइल कर सकते हैं वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो आइए पहले हम एक बार हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखिए, तो इस तरीके से आपको स्टाइल एट्रीब्यूट लिखना है, फिर आपको इसमें प्रॉपर्टी असाइन करनी है, उसका नेम असाइन करना है। तो आइए अब हम चलते हैं सीधा हमारे कोड एडिटर पे। यहाँ से हमने इसको कॉपी कर लिया। अब हम सीधा चलेंगे अपने H1 में, और यहाँ हम Ctrl V करेंगे। अब देखिए दोस्तों, स्टाइल हमने यहाँ क्या दिया है, ये जो स्टाइल है ये इसका एट्रीब्यूट है, कि ये स्टाइल से ये असाइन हो जाता है इस एट्रीब्यूट को। ये एट्रीब्यूट जैसे स्टाइल पड़ गया यहाँ पे H1 में, जैसे हमने स्टाइल लिख दिया तो ये असाइन कर देता है कि भाई अब हम यहाँ पे स्टाइल करने वाले हैं। अब ये जो कलर जो है ये उसकी प्रॉपर्टी है कि भाई हम क्या कर टास्क करने वाले हैं। अब हम यहाँ पे कलर का टास्क करने वाले हैं, ये प्रॉपर्टी। और ये जो रेड है ये उसकी वैल्यू है, मतलब ये बताता है कि हम उसमें रेड कलर जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। तो देखिए अब हम इसको अब हम Ctrl+S से सेव करते हैं, और सीधा अब हम जाते हैं हमारे वेब ब्राउज़र पे, देखते हैं इसके कलर चेंज होगा या नहीं। देखिए दोस्तों, ऑब्वियसली इसका कलर रेड हो चुका है। इस तरीके से दोस्तों आप इसकी प्रॉपर्टी को चेंजेस कर सकते हैं, इसमें आप स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्टाइल एट्रीब्यूट। इसमें और भी बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप देखिए, आप इसमें फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। आइए अब हम एक बार फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज करते हैं। यहाँ हम आएंगे स्टाइल्स में। अब देखिए ये रेड है, इसको हम कलर को हटा के अब हम फ़ॉन्ट साइज़ को देखिए, फ़ॉन्ट, ये फ़ॉन्ट साइज़ आ गया हमारा। अब फ़ॉन्ट साइज़ जो, अब आप कभी फ़ॉन्ट साइज़ असाइन करेंगे ना, जैसे मैं लिखता हूँ 50 px का मतलब होता है पिक्सल्स। इसको हम Ctrl+S से सेव करेंगे, और अब हम इसका प्रीव्यू देखेंगे सीधा हमारे वेब पेज में। देखिए अभी इसका जो साइज़ है वो नॉर्मल साइज़ है। जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे, देखिए दोस्तों अब ये जो है ये बड़ा हो गया है, इसकी साइज़ जो है बढ़ गई है, ये अब 50 पिक्सल्स का हो चुका है। और अगर इसके साथ हमको इसमें कलर भी असाइन करना हो, मतलब दूसरी स्टाइल भी अप्लाई करनी हो, तो भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, जैसे हमने ये लिखा, अब आपको क्या करना है, अब आपको एक कॉलन देना है। कॉलन देने के बाद आपको कलर लिखना है। जैसे आपने कलर लिखा, हाँ, तो हमको अभी इससे बाहर निकलना है। यहाँ हमको कलर लिखना है, जैसे हमने कलर लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब कलर में हमको लिखना है, डबल कोड्स में जाना है, और इसमें नहीं, सीधा हम यहाँ कलर लिखेंगे। कलर हमने रेड कर लिया। ठीक है, अब इसको हम Ctrl+S से सेव करेंगे, और अब हम सीधा हमारे डॉक्यूमेंट में जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, अब हमने क्या किया, अब हमने स्टाइल में एक तो उसकी फ़ॉन्ट साइज़ जो होती है वो हमने इंक्रीज़ की, और हमने उसमें कलर भी ऐड कर दिया। तो दोस्तों इस तरीके से स्टाइल एट्रीब्यूट का आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम बहुत सारे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ इसको डीप में समझेंगे। और अभी हम आगे जाके
जो CSS स्टार्ट करेंगे, CSS मतलब पूरा स्टाइलिंग ही होता है, जिसमें हम पूरा स्टाइल्स आपको A to Z सिखाएंगे। तो दोस्तों उसमें फिक्र करने की कोई बात नहीं है, आप धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और इस टॉपिक को हम क्लियर करते रहेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा स्टाइल एट्रीब्यूट, ये स्टाइल एट्रीब्यूट हमारा हो चुका है। अब आता है द लैंग्वेज एट्रीब्यूट। दोस्तों लैंग्वेज एट्रीब्यूट क्या होता है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं। यू शुड ऑलवेज include the language attribute inside the HTML tag to declare the language of the web page. This is meant to assist search engines and browser। दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि जैसे हम कोई भी स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो हम पहले HTML टैग का यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ये HTML टैग है हमारा। तो यहाँ पे हमको जो है लैंग्वेज का यूज़ करना होता है। जैसे यहाँ हमने लैंग्वेज यूज़ कर लिया, अब यहाँ हम लिख देंगे EN। इसका मतलब क्या हो गया कि ये इंग्लिश लैंग्वेज का डॉक्यूमेंट है। अब हम हमारे वेब ब्राउज़र को बता रहे हैं कि भाई हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो हमने इंग्लिश लैंग्वेज में बनाया है, मतलब हमारी जो बनाने की वो है वो इंग्लिश है हमारी लैंग्वेज। तो हम इंग्लिश लैंग्वेज में, तो वो क्या होगा कि वो आपके डॉक्यूमेंट को इंग्लिश लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस करेगा। और अगर आपको इसमें कंट्री कोड यूज़ करना हो तो आप इसको इसमें आप कॉलन देके, जैसे कौन सी इंग्लिश है हमारी US, तो आप ये भी कर सकते हैं। पहले दो में आपको वो लिखना है, पहले दो वर्ड्स में आपको लिखना है आपका लैंग्वेज का कोड, ठीक है। फिर उसके बाद आपको हाइफन देके आपको कंट्री कोड यूज़ करना है, जैसे कि हमने यहाँ आपको PPT में समझाया है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए कि country codes can also be added to the language code in the lang attribute. So the first two characters define the language of the HTML page। जैसे कि हमने बताया, जो हमने पहले में EN लिखा तो वो बताता है कि भाई हमारे HTML डॉक्यूमेंट की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश रहेगी। एंड द लास्ट टू कैरेक्टर डिफाइन द कंट्री। तो लास्ट टू टेक्स्ट जो है वो कंट्री डिफाइन करते हैं। मतलब जैसे कि इंग्लिश हो गई गाइस, तो इंग्लिश तो बहुत जगह पे अलग अलग होती है। जैसे US की इंग्लिश अपनी पर्टिकुलर अलग है, UK की इंग्लिश में कुछ वर्ड्स में कुछ चीज़ों में चेंजेस आपको बताया, जैसे कि आप जानते हैं इंग्लिश काफ़ी जगहों पे अलग अलग होती है। तो यहाँ पे हम US इसलिए हमने लिखा है क्योंकि हमने जो इंग्लिश लिखी है वो US के कंपेटिबल है, हमने US के ट्राइब की इंग्लिश लिखी है जो इंग्लिश हमारे यहाँ चलती है। तो इस तरीके से आप फर्स्ट टू डिजिट्स में आप अपनी लैंग्वेज को डिफाइन करते हैं और लास्ट टू डिजिट्स में आप कंट्री को डिफाइन करते हैं कि आप किस कंट्री के बेस की लैंग्वेज आपने यूज़ की है दोस्तों। तो इस तरीके से हम इस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं, लैंग्वेज एट्रीब्यूट का। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या, द टाइटल एट्रीब्यूट। ओके दोस्तों, तो ये भी बहुत बढ़िया है टाइटल एट्रीब्यूट। द टाइटल एट्रीब्यूट डिफाइंस सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट। द वैल्यू ऑफ द टाइटल एट्रीब्यूट विल बी डिस्प्लेड एज अ टूल टिप व्हेन यू माउस ओवर द एलिमेंट। टूल टिप का मतलब क्या होता है गाइस, कि अगर आप किसी एलिमेंट पे आप माउस लेके जाते हैं तो वो वहाँ पे आपको एक छोटा सा मैसेज शो होता है कि भाई व्हाट इज दिस अबाउट। तो देखिए आज हम इसका भी एग्जांपल, अभी हम इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। इसको हम यहाँ से पहले कॉपी करते हैं। अब हम जाएंगे हमारे डॉक्यूमेंट पे, ये हमारा पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ। तो अब हम फर्स्ट पैराग्राफ पे हमारा टूल टिप लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, टूल टिप लगाने के लिए आपको पहले हमने जैसे देखा कि ये एक टाइटल एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी है, तो उस एट्रीब्यूट का नाम देना आपको जरूरी है। जैसे कि हमने यहाँ टाइटल दे दिया, टाइटल का मतलब ये है कि अब हम यहाँ पे एक टाइटल असाइन करने वाले हैं, ठीक है। टाइटल असाइन करने वाले हैं और टाइटल में ये प्रॉपर्टी है, ये उसकी वैल्यू है। मतलब क्या शो होगा, आई एम टूल टिप, ये मैसेज शो होगा। इसको हम कंट्रोल से सेव कर लेते हैं। अब फर्स्ट पैराग्राफ याद रखिएगा, फर्स्ट पैराग्राफ में हमने ऐड किया है। अब हम जैसे ही अब जैसे हम जाके यहाँ पे हमारा, हाँ हमारा ये रहा हमारा प्रोजेक्ट। हम जैसे प्रोजेक्ट में जाके रिफ्रेश करते हैं तो ठीक है, रिफ्रेश हो गया। तो जैसे ही अब हम फर्स्ट पैराग्राफ पे जाएंगे, ये देखिए दोस्तों फर्स्ट पैराग्राफ पे जैसे हम माउस ओवर करके गए तो यहाँ पे हमको टूल टिप दिखाई दिया। एक मिनट में आपको जूम कर देता हूँ ताकि आपको और क्लियर दिखाई दे। ये देखिए दोस्तों, जैसे हम इस पे जाएंगे, उसे जूम में नहीं दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं। हाँ, मतलब इसमें जाके आपको एक बार क्लिक करना है तो ये दिखाई देगा। जैसे आप क्लिक करते हैं, देखिए आई एम टूल टिप का मैसेज आ गया। हम इस मैसेज को चेंज कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, हम इस पर लिख सकते हैं। जैसे ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है तो मैं लिखूंगा आई एम फर्स्ट पैराग्राफ। हमने यहाँ ये लिख दिया। अब हम इसको सेव करते हैं। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं। अब जैसे जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, शायद सेव नहीं हुआ है दोस्तों। सेव करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जब तक सेव नहीं होगा तो वहाँ जो है चेंजेस अप्लाई नहीं होंगे। ओके हो गया। अब इसको रिफ्रेश कर देते हैं एक बार। हाँ, ये देखिए दोस्तों, जैसे हमने माउस लेके आए, क्लिक भी नहीं किया हमने, सिर्फ हमने माउस कवर किया है और थोड़ी देर हम रुके हैं तो उसने टूल टिप जो है वो हमने
उसने हमको एक मैसेज दे दिया जिसे हम टूल टिप कहते हैं। तो इस तरीके से आप मैसेज भी शो करवा सकते हैं पर्टिकुलर एलिमेंट में। उसमें भी जैसे हमने आपने देखा होगा कई सारी ई कॉमर्स वेबसाइट में, जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट पे आप जाते हैं, जैसे आप शॉप का जो बटन होता है, बाय नाउ का बटन होता है, उस पर हम क्लिक करते हैं तो बाय नाउ आ जाता है, और भी बहुत सारी डिटेल्स। इस तरीके से ये सारी चीज़ें सेट होती, शुरुआत इसी तरीके से होती है दोस्तों। तो अभी भले आपको काफ़ी नॉर्मल से लग रहा हो, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, इसमें स्टाइलिंग्स और सब कुछ अप्लाई करेंगे, तो ये आपको लगेगा एकदम अट्रैक्टिव लगेगा इस तरीके से दोस्तों। तो इस तरीके से हम टाइटल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। आइए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। ओके, तो अब जो है हमारे लिए सजेशन है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है ऑलवेज यूज़ लोअर केस एट्रीब्यूट्स। जी हाँ दोस्तों, जैसे हमारे जो भी एट्रीब्यूट्स हमने यूज़ किए हैं, देख सकते हैं आप, सारे लोअर केस में लिखे हैं हमने। पहला स्टाइल एट्रीब्यूट, टाइटल एट्रीब्यूट, एचरेफ एट्रीब्यूट, एसआरसी एट्रीब्यूट, जितने भी एट्रीब्यूट हमने यूज़ किए हैं सारे हमने लोअर केस में यूज़ किए हैं। तो ये मतलब सजेशन है इनकी तरफ से, W3C की तरफ से, कि आप लोअर केस में यूज़ कीजिए। द टाइटल एट्रीब्यूट एंड ऑल अदर एट्रीब्यूट्स कैन बी रिटन विथ अपर केस और लोअर केस लाइक टाइटल और टाइटल। आप अपर केस में भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। बट जो W3C हैं, जो HTML पे काम करते हैं, जो HTML को चलाते हैं, उनका रिकमेंडेशन है कि हमको स्मॉल लेटर्स में यूज़ करना चाहिए। तो गाइज हमको उसी में यूज़ करना चाहिए, वही हमारे लिए बेस्ट होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, हाउएवर W3C रिकमेंड्स लोअर केस एट्रीब्यूट्स इन HTML and demands lowercase attributes for stricter document types like XHTML। दोस्तों ये XHTML क्या होता है ये हम आगे देख लेंगे, आपको इसके बारे में भी हम आपको पूरा डीप में बताएंगे। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि W3C खुद रिकमेंड करता है कि आपको लोअर केस में ही यूज़ करना चाहिए। ओके दोस्तों, तो आइए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है ऑलवेज कोट एट्रीब्यूट्स वैल्यू। हाँ जी दोस्तों, कोट्स का मतलब ये होता है जो हमने डबल कोट्स लिखे थे एट्रीब्यूट्स में, जो भी हमने मतलब एग्जांपल देखिए, मैं आपको पहले एग्जांपल बता देता हूँ कि ये देखिए हमने जो एसआरसी दिया, यहाँ पे हमने डबल कोट्स यूज़ किए, यहाँ पे भी हमने डबल कोट्स यूज़ किए। जिस डबल कोट्स का जो बटन है वो आपको आपके सिस्टम में जो इंटर है ना, इंटर का बटन है ना, उसके पहले आपको डबल कोट का बटन आएगा। तो उसमें सिंगल कोट भी डबल कोट भी है। तो अगर आप शिफ्ट दबा के इंटर करोगे तो डबल कोट इंटर होंगे। तो इस तरीके से आप डबल कोट इंटर करें, और डबल कोट के अंदर ही आप अपना एड्रेस जो भी होगा, एड्रेस हुआ, यूआरएल हुआ, जो भी आप बोलते हैं, उसको आप डबल कोट के अंदर ही यूज़ करें। वो ही रिकमेंड करते हैं W3C। तो उसी प्रकार से हमको आगे बढ़ना चाहिए, उसी तरीके से हमको अपना काम करना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों।